हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीट दिसंबर 2023 के लिए ईवीएस वाले सब्जेक्ट से जितने भी सारे प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने में आवश्यकता क्यों है? यहाँ पे लिखा है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ सकता है। क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ सकता है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। तो यहाँ पर पूछ रखा है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर एकीकृत से मतलब है कि पर्यावरण जो अध्ययन है ना, उसमें हम भाषा और ईवीएस के सब्जेक्ट को हम एकीकृत क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय, जैसे टुकड़ों में बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता है ईवीएस क्या है, विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है। तो यहाँ पर वह पर्यावरण को सिर्फ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को अलग अलग रूप में ना देखकर वो संपूर्णता में देखता है, अपने इन्वायरमेंट के रूप में देखता है। तो यहाँ पर बातों को खंडित, यानी कि इसको सामाजिक विज्ञान दे दें, समाज समूह से है जो, और विज्ञान से जो है उसे विज्ञान से संबंधित कर दें, तो उस तरह से वो नहीं समझ पाएगा। बल्कि बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ पाता है। उन्हें एकीकृत करके, संपूर्णता करके आसानी से समझ पाता है। जैसे पेड़ पौधे, समाज, सभी को एक समूह में, एक संपूर्ण रूप में देखता है वह। इसलिए पर्यावरण को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। संपूर्णता में देखता है बच्चा, खंडित बातों के बजाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? दत्त कार्य, जज सूची, अवलोकन, लिखित प्रश्न। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। रेटिंग स्केल का मतलब है किसी भी बच्चे को उसके ग्रेड में विभाजित करना। ठीक, कौन कौन सा ग्रेड प्राप्त कर रहा है, उसके सीखने का स्तर क्या है। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल के द्वारा कौन सी तकनीकी का, तो यहाँ पर अवलोकन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यात्मक अभिलेख परीक्षण, पोर्टफोलियो निर्धारक क्रम, रेटिंग मापनी। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्योंकि जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है, साल भर में जो परीक्षा लिया जाता है, वह पर्यावरण अध्ययन में सीखने की रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, बल्कि उसे फेल पास के रूप में बच्चे को आंका जाता है। व्याख्यात्मक अभिलेख, यहाँ पर ये बात तो रेटिंग सीखने की आकलन का रचनात्मक आकलन रहता है। पोर्टफोलियो, यह भी रचनात्मक आकलन होता है। क्रम निर्धारण, रेटिंग मापन, ये भी रचनात्मक आकलन का उदाहरण है। लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यहाँ पर रचनात्मक आकलन का एक प्रमुख साधन नहीं है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करना, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग उपयोग करना, अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। यह ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल नहीं है। ड्राइंग, पेंटिंग कौशल का भी यूज नहीं है होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। यहाँ पर मानचित्र का अध्ययन करना यही हो जाएगा कि स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति का समझाने का कौशल प्राप्त होना। ठीक है, चलिए अगला है, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित का प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित का प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। यहाँ पे दे रखा है अवलोकन, पहचानना, पानी के प्रति संवेदना, समझ। तो यहाँ पर जो है क्या डूबा क्या तैरा पानी में संबंधित एक प्रयोग कर रहा है, मतलब वह क्या डूब रहा है क्या तैर रहा है, इसके चलते वह कहीं ना कहीं एक तरह से अवलोकन का कार्य करवा रहा है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की कौन सा चीज़ डूब रहा है, कौन सा चीज़ तैर रहा है। तो इसका प्रयोग करने के संबंधित जो महत्वपूर्ण एम है, उसका लक्ष्य है, वह अवलोकन करना हो जाएगा। चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, निर्धारित करना, पूर्वानुमान लगाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो अवलोकन है वह पर्यावरण अध्ययन का प्रायोगिक अधिगम है। ठीक है, और निष्कर्ष निकालना ये भी है कि प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाए। पूर्वानुमान लगाना ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है निर्धारित करना, किसी चीज़ को हम डिटरमाइन करना अपने प्रयोग के आधार पर, यह गलत हो जाएगा। यह पर्यावरण निम्नलिखित में से प्रायोगिक अधिगम प्रक्रिया कौशल नहीं है, किसी चीज़ को निर्धारित करना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, निर्धारित करना यह पर्यावरण अधिगम के प्रायोगिक अधिगम का मूल नहीं है। ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, किसी भी समयावधि का प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पूछा है कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, यहाँ पर शिक्षाप्रद का क्रियाकलाप होना चाहिए उसके वास्तविक जीवन, उसके इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, उसके आसपास के जीवन से जोड़ के, और विद्यार्थियों के लिए जो आनंदमय हो, ऐसे शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति किसी भी समय अवधि का नहीं होना चाहिए। प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक दी गई सामग्री, उन्हें पाठ्य पुस्तक से केवल दी गई सामग्री से ऐसे शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होने चाहिए, तो वह अपने वास्तविक जीवन से रिलेट नहीं कर पाएगा, उसे आनंदमय नहीं बना पाएगा। तो उनके वास्तविक जीवन से अगर हम जोड़ के कोई भी चीज़ उनके आनंदमय अनुभवों से जोड़कर कोई चीज़ सिखाएंगे तो वह अच्छी तरह से एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निम्नलिखित में से सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर पूछा है कि जो क्रियाकलाप आधारित अधिगम है, ठीक है ना, तो उनमें क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना ऑप्शन दे रखा है। तो इन्हें रीअरेंजमेंट करना चाहिए। रीअरेंजमेंट करने को बोला है क्रियाकलाप के लिए कि सबसे पहले कौन होगा फिर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा योजना बनाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दे रखा है कि सबसे पहले हम किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए योजना बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्रियाकलाप का संचालन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्रक्रम पर विचार करेंगे, कैसा प्रक्रम बना कैसा नहीं बना। फिर इन सारी चीज़ों को कर लेने के पश्चात एक बार रिवाइजिंग करेंगे, दोहराएंगे। तो यहाँ पर हमारा सी, ए और डी फिर बी होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सी, ए, डी और बी यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। इसे विविध संसाधनों का आवश्यक होती है। पूछा है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि
यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। बच्चे प्रयोजन करने के लिए वाले भाग से अभिभूत हो जाते हैं। यह कार्यात्मक एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रयोजन कार्य के लिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे कार्य अनुभव करते हैं। अभिसारी चिंतन के लिए अभिसारी चिंतन है कि बहुत सारे थिंकिंग का यूज़ करना अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? तो कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि यदि आपकी कक्षा में कोई अच्छी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और बहुत होनहार प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो उनके लिए आप किस तरह से शिक्षण देंगे? तो कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा गलत है। उनके लिए विशिष्ट युक्ति प्रदान करना गलत है। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, नहीं, उन्हें उच्च कक्षा के साथ विद्यार्थियों के साथ बैठाना गलत हो जाएगा। उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, अलग नहीं करना है, बल्कि सभी को साथ में रख के पढ़ाना है। उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समृद्ध पाठ्यचर्या, उन्हें ऐसी पाठ्यचर्या उपलब्ध कराया जाए जो कि समृद्ध है। तो यहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी इंटेलिजेंस को वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।